दर्शकों नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जिससे भारत के अंदर जो डोमेस्टिक एविएशन मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उसको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है जिसके कारण भारत के अंदर जो डोमेस्टिक एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो एस्टैब्लिश होने वाली है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक तरह से आप समझ लीजिए एक डिपार्टमेंट होता है, टेम्पररी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट क्रिएट करता है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, जैसे नाम के अंदर ही दिया हुआ है। इसका पर्पस ये रहेगा कि भारत के अंदर एक डोमेस्टिक एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। इसका एक तरह से उन्होंने 3 से 4 स्टेप दिया है, जिसके अंदर एक 5 साल का रोड मैप बनाया है। इसके अंदर वो पहले पता लगाएँगे कि भारत में कहाँ पे आप एक तरह से डोमेस्टिक एयरलाइन इंडस्ट्री आप बना सकते हो। आपको मालूम है इसके लिए एक्सपर्टाइज़ चाहिए, स्किल्स चाहिए और एक तरह से इकोसिस्टम ऐसा चाहिए जिसके अंदर हम इसको बना सकें। तो भारतीय सरकार ने आइडेंटिफ़ाई किया है 3 स्टेट, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। इन तीनों स्टेट के अंदर फीजिबिलिटी रिपोर्ट देखा जाएगा, टेंडर्स फ्लोट किए जाएँगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ पे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम प्लांट यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर बाद में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा और उसके बाद कोलैबोरेटर्स को बुलाया जाएगा। देन एक तरह से लैंड चूज़ किया जाएगा, कहाँ पे लैंड लगाना है, फिर इसको फाइनेंस कैसे किया जाएगा। तो ये 5 साल का प्रोसेस है और इसके अंदर भारत सरकार समझती है कि बाय 2030 वो एक तरह से देश के अंदर एक 80 से 100 सीटर के एयरक्राफ्ट वो डोमेस्टिक एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए बना सके। आपको मालूम है कि 2 साल पहले भारत की एयरलाइंस इंडिगो, एयर इंडिया ने कम से कम 1500 जेट्स का ऑर्डर दिया है यूएस कंपनीज़ को। हम अपने जेट्स बेसिकली बोइंग से लेते हैं या एयरबस से लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर जाता है। अगर डोमेस्टिक अगर हम अपनी खुद की एयरलाइंस हम बना सकते हैं, भले ही छोटे स्तर पे चालू कर रहे हैं, तो एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग स्टेप है। इससे क्या होगा कि हमारे देश में जॉब जनरेट होगा, एक तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चलेगा, एक तरह से आप सोचिए वी विल बी सेविंग फॉरेन एक्सचेंज, वी विल बी डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा। हम जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना चाहेंगे जैसे फ्यूल एफिशिएंसी या उस एयरक्राफ्ट के अंदर एआई डाल के या कुछ भी डैशबोर्ड या कुछ भी करेंगे उसका हमारे पास प्रोप्राइटरी राइट्स रहेगा। तो एक तरह से एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसके अंदर आप ये देख लीजिए भारतीय सरकार चाहती है कि देश के अंदर जो युवा है उनको जॉब्स मिले, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, उनका जो स्किल है वो हार्नेस कर किया जा सकता है। अब देखिए इसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रोड मैप ले लिया और काम कर सकते हो भी। क्योंकि सरकार ये इसके अंदर फंडिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके लिए गिफ्ट सिटी के अंदर भी बहुत सारे प्रोविज़न दिए हुए हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट में बेसिकली लीज़ करना रहता है और आपको इसमें बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव होता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कहीं भारतीय सरकार भी चिप इन करेगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डोमेस्टिक एयरलाइन इंडस्ट्री। देखिए, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में सिर्फ़ एयरक्राफ्ट रखने से काम नहीं बनता। एक तरह से एमआरओ इंडस्ट्री भी होता है। मेन एमआरओ मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरहॉलिंग। जितने भी हमारे जो एयरक्राफ्ट है, उनको सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ये होते हैं जर्मनी, दुबई और सिंगापुर में होते हैं। एनुअली बताया जाता है कि इंडियन प्लेन्स कम से कम हम $2 बिलियन बाहर देते हैं फॉर मेंटेनेंस और इसके लिए ऐसा है कि कई बार तो सिर्फ़ प्लेन को सर्विसिंग के लिए भेजा जाता है। तो एक तरह से इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस और इट इज़ अ ड्रेन ऑन एन एक्सचेकर। तो भारत सरकार यहाँ पे एमआरओ फैसिलिटी भी बनाना चाहती है, जिसके कारण हम यहाँ पे मेंटेनेंस और रिपेयर्स अपने देश में ही कर सकें और इसके लिए वो बात कर रहा नासिक में और एक तरह से फैसिलिटी ऑलरेडी है, जिसके थ्रू हम भारतीय सरकार चाहती है कि उधर फैसिलिटी बनाया जाए।
और एक और एक चीज़ आप देखिए कि भारतीय सरकार ये भी चाहती है कि हम सिर्फ़ स्वदेशी एमआरओ इंडस्ट्री स्वदेशी प्लेन को हम सर्विस नहीं करें, इंटरनेशनल प्लेन को भी सर्विस करें। तो डोमेस्टिक एमआरओ सर्विस के लिए उन्होंने क्या किया, पहले जीएसटी था 18%, उसको अभी 5% कर दिया। जिसके कारण ये एक तरह से अट्रैक्टिव प्रपोज़िशन हो चुका है। आपको ये मालूम है कि एयरक्राफ्ट का डिजाइन जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भारतीय सरकार एक जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बना रही है, उसके अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन रहेगा। और एक तरह से दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी एज वेल। आपको एक चीज़ और बोलता हूँ कि भारत के अंदर अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ भारत सरकार सिर्फ़ एयरलाइन्स के ऊपर ध्यान दे रही है, सिर्फ़ एमआरओ पे ध्यान दे रही है। अब आपको प्लेन चलाने के लिए पायलट्स की ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि तमिलनाडु की एक कंपनी है शक्ति ग्रुप और एक ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रियन कंपनी के बीच में एक तरह से करार हुआ है कि वो 200 पायलट 200 प्लेन्स भारत के अंदर वो देने वाले हैं अपने एरो क्लब ऑफ इंडिया को। जिसके कारण और उसका भी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वो शायद पंजाब में वो असेंबल किया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि एवरी ईयर वी विल बी एबल टू ट्रेन एटलीस्ट अराउंड 1000 एयर पायलट्स। एयर पायलट्स की शॉर्टेज है और हमारे बहुत इसकी इनकी सैलरीज़, इनके कॉम्पेंसेशन इज़ अनदर कॉस्ट फॉर फॉर आवर एयरलाइन्स। और भारत सरकार ये चाहती है कि 10,000 पायलट जब आ जाएँगे, तो इनका एक तरह से आप समझ लीजिए एयरक्राफ्ट का ट्रेनिंग इधर हो रहा है, एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, एयरक्राफ्ट का एमआरओ हो रहा है, तो एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। भारत के अंदर एक ग्लोबल एविएशन हब बनता जा रहा है और 10,000 पायलट्स अगर 10 साल में अगले 10 साल में अगर हमारे पास आ जाते हैं, तो भारत एक वेरी इंपोर्टेंट मार्केट भी बन जाएगा। अब समझ लीजिए कि जो अभी प्रेज़ेंट प्लेन है, वो 80 से 100 सीटर इसके लिए बना रही है कि भारत सरकार चाहती है कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में एयर ट्रैवल का पेनिट्रेशन बढ़े। तो भारत सरकार ने उड़ान स्कीम भी लॉन्च की है और बहुत सारे देश के अंदर टायर 2 सिटीज़ में कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव हो रही है। एक तरह से इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस भी उधर कनेक्ट होते जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि जिस हिसाब से ये जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनके लिए लीज़िंग भी इम्पोर्टेंट होती है और गिफ्ट सिटी में मेरे ख्याल से भारतीय सरकार ने अलाउ कर दिया है इंटरनेशनल लीज़िंग फर्म्स को गिफ्ट सिटी में ऑपरेट करने के लिए। इसमें 2 मॉडल होते हैं, ड्राई लीज़िंग और वेट लीज़िंग। जनरली बड़ी कंपनीज़ ड्राई लीज़िंग के लिए जाती है क्योंकि वो डायरेक्ट करार करती है कंपनियों से और छोटी कंपनी वेट लीज़िंग के थ्रू जाती है। तो आप देख लीजिए कि किस हिसाब से ट्रेनिंग और एमआरओ डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, लीज़िंग, फाइनेंस सब चीज़ में भारतीय सरकार ट्राई कर रही है कि एक तरह से ग्लोबली एक इकोसिस्टम बने और इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता जाए। और इसमें क्या होगा जैसे ही हमारी इकोसिस्टम बनेगी, तो एक तरह से फ्यूचर में हम ये एयरक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम वी कैन बिकम अ ग्लोबल हब फॉर एमआरओ ऑल्सो। हमारे पायलट्स बाहर की विल बी मोर sought आफ्टर। तो इंडिया कैन बिकम द ग्लोबल जो बोलते हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में भारत आ सकता है और एक बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी है भारतीय सरकार के एक विज़न के थ्रू मोदी सरकार काम कर रही है। अब मेजर प्रॉब्लम क्या होता है कि जो एयरलाइन्स का जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो एविएशन फ्यूल रहता है। बट ठीक है, वो एक ग्लोबल फैक्टर्स रहता है, उसकी कॉस्टिंग को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। बट जो अदर वेरिएबल्स है, जैसे भारतीय सरकार सपोर्ट देना चाहता है इन टर्म्स ऑफ फिन लीजिंग, इन टर्म्स ऑफ एमआरओ फैसिलिटी, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ एयरक्राफ्ट्स उनके मेंटेनेंस पे, दैट इज़ कमेंडेबल। और हमारा जो रिलायंस है, जो हम बोइंग और एयरबस के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कम होता जाएगा। और आप ये समझ लीजिए एयरक्राफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट जब भारत के अंदर आना चालू होगा और उनकी भी उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी भी असेंबली लाइन भारत में होगी, तो बहुत ही एक अच्छा-सा एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार होने वाला है। बस यही उम्मीद करता हूँ दर्शकों कि या बहुत सारी न्यूज़ आ रही है एविएशन इंडस्ट्री में, जो कि जैसे ही मुझे कुछ मालूम पड़ा मैं आपके साथ साझा करूँगा।
जय सिया राम।